बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, हमारे बेंजीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक्स कंटिन्यू थे। हमने पढ़ा था कि कैकुले ने साइक्लिक, रेगुलर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हमें दिया और वो स्ट्रक्चर एक्स-रेज जो कि एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उसके जरिए से प्रूव भी हो गया कि वाकई 6 कॉर्नर्स होते हैं उसके अंदर। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, लेकिन वो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ्स हैं एक्सपेरिमेंटल या एक्स-रेज मॉडल के थ्रू वो तमाम की तमाम बॉन्ड लेंथ्स एक जैसी थी, लेकिन कैकुले के स्ट्रक्चर में कुछ डबल बॉन्ड्स थे, कुछ सिंगल बॉन्ड्स थे। इस बात को हल कर दिया, रिजॉल्व कर दिया एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट या एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी जो है बेंजीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसने बताया कि 6 के 6 कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स हैं सबका स्टेटस एक जैसा होगा, ना वो प्रॉपर सिंगल ना डबल, बल्कि उनके इन बिटवीन कह लें कि करैक्टर है। दूसरा जो इशू था वो ये था कि बेंजीन के अंदर अगर 3 पाई बॉन्ड्स हैं तो इसको बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। तो इसकी स्टेबिलिटी को हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टडीज बेंजीन की और बेंजीन से जो मिलते जुलते कंपाउंड्स हैं उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टडीज उसके जरिए से बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा अगला जो लेक्चर आएगा रेजोनेंस मेथड, उसके अंदर भी बेंजीन की स्टेबिलिटी को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो हाई स्टेबल है बेंजीन, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। इसी तरह आपको बेटा लेक्चर के एंड पे मैं इन टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट या लॉन्ग, वो आप लोगों को बताऊंगा। तो चलते बेटा सबसे पहले हम हमारा जो आज के लेक्चर का पहला मॉडल है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन या मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि बेंजीन का साइक्लिक, रेगुलर, हेक्सागोनल, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और यह स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बना भी दिया है, जो कि हमने एक्स-रेज के जरिए से इस बात का सबूत पढ़ा था कि बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हम चलेंगे बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जानब। हमने बात की जब भी कार्बन 3 एटम्स के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो, बॉन्ड्स 4 ही हो कार्बन के, लेकिन एटम्स उसके साथ 3 अटैच हो, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। और बेंजीन में ऐसे ही है, ये कार्बन एक कार्बन से, दूसरे से, तीसरी हाइड्रोजन से, 3 एटम से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक की भी, दूसरा भी ऐसे ही है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। मैंने उस चीज को थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवा दिया, कार्बन की ग्राउंड स्टेट, देन एक्साइटेड स्टेट, देन ये 3 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स अप होके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और एक हर कार्बन के ऊपर जो 2pz ऑर्बिटल होगा जिसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से बेटा ये बेंजीन के अंदर हर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इस किस्म की उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी कि वो 4 बॉन्ड्स बना पाएगी, एक sp2 से, दूसरे से, तीसरे से, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और चौथा बॉन्ड वो जो बनाएगी वो 2pz ऑर्बिटल के जरिए से बनाएगी। और ये बात अगर मैं आप लोगों को मॉडल से दिखाऊं तो आप लोग बेटा इस मॉडल के जरिए से इसको देख सकते हैं कि बेंजीन में जो sp2 हाइब्रिड कार्बन होंगे वो बेटा एक sp2 उसका ऑर्बिटल होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, और ये sp2 तीनों के तीनों एक प्लेन में होंगे और उस प्लेन से ऊपर और नीचे की जानिब यानी उसके साथ परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे एक 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद होगा। अगर मैं इसको इस एंगल से देखूं तो आप लोगों को वो जो 2pz ऑर्बिटल्स हैं वो नजर नहीं आएंगे, एक sp2, दूसरा और तीसरा ये नजर आएंगे। तो हमारी कुछ डायग्राम्स जो हैं वो इस एंगल से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी जिसमें हमें कार्बन्स के वो sp2 सिर्फ नजर आएंगे, 2pz नजर नहीं आएगा, और इनका 120 का एंगल आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगा तीनों sp2 के दरमियान। और कुछ डायग्राम्स ऐसी होंगी जिनमें आपको ये sp2 की वजह से बनने वाले बॉन्ड्स या sp2 भी नजर आएंगे और आपको 2pz ऑर्बिटल भी नजर आएगा। तो चलते हैं बेटा बेंजीन के स्ट्रक्चर की जानब जिसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं।
तो ये एक कार्बन है हमारे पास, उसके ऊपर बेटा एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस तरह से उसका दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये उसका तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये तीन sp2 मैं एक को जरा लेबल कर देता हूं जरा डिटेल से, देन आपने हर कार्बन के लिए ऐसे ही समझना है। और इसके ऊपर एक 2pz है जो हमें वाजे तौर पे इस एंगल से नजर नहीं आएगा। अगली कार्बन है बेटा, उसका भी एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा 120 का एंगल होता है तीनों के दरमियान। तो इस तरह से बेटा इसका एक sp2 अगली कार्बन के sp2 के साथ यूज हो गया सिग्मा बॉन्ड बनाने में। इसी तरह से इस कार्बन का ये वाला sp2 इस अगली कार्बन के साथ, इसका भी एक sp2, उसका भी एक sp2, दूसरा sp2 और तीसरा sp2। तो इस कार्बन के भी तीन sp2 हैं। इस कार्बन के दो sp2 आगे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो गए उनके sp2 के साथ, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आ जाती है अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो कि 1s में होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ये बनता बेटा sp2 और s के ओवरलैप से, और कार्बन 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 जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये बनते हैं sp2 और sp2 के ओवरलैप से। इस तरह से हर कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड्स बनाती है कार्बन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड बनाती है हाइड्रोजन के साथ। टोटल तीन sp2 है, तीन सिग्मा बॉन्ड्स एक कार्बन अपनी साइडों पे बना सकती है 120 के एंगल पे। सेम इसी तरह से बेटा ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है, इसके भी तीन sp2 हैं, इस कार्बन के भी तीन sp2 120 के एंगल्स पे, इस कार्बन के भी तीन sp2 120 के एंगल्स पे। तो इस तरह से ये एक आपके सामने बेटा एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें, और तमाम sp2 क्योंकि एक प्लेन में होते हैं, प्लेनर होते हैं, ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये 120 के एंगल्स पे बनता एक प्लेन के अंदर बन रहा है, एक प्लेन के अंदर ये प्रोड्यूस हो रहा है, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। कार्बन कार्बन भी उसी प्लेन में है, कार्बन हाइड्रोजन भी उसी प्लेन में है। यह बात भी बेटा आप लोगों को मैं मॉडल के जरिए से शो करता हूं। ये आप मेरे पास एक मॉडल देख सकते हैं, इसमें बेटा बेंजीन का जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स का जो फ्रेमवर्क है, जो कि बिल्कुल 6 एक जैसे कॉर्नर्स हैं, 6 एक जैसे कॉर्नर्स हैं, आपको बेटा वो 6 कॉर्नर्स नजर आएंगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और ये सारे का सारा स्ट्रक्चर एक प्लेन में है। इस अंदाज से अगर आप देखें जिसमें आपको p ऑर्बिटल्स भी नजर आ रहे हैं, तो ये तमाम का तमाम स्ट्रक्चर आपको एक प्लेन में नजर आएगा, जिसमें कार्बन्स भी उसी प्लेन में और कार्बन्स के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो भी उसी प्लेन के अंदर मौजूद हैं। तो ये प्लेनर, साइक्लिक, हेक्सागोनल और रेगुलर हेक्सागोनल है, 6 के 6 कॉर्नर्स एक जैसे, आप जिसको मर्जी ऊपर कर लें, जिसको मर्जी ऊपर कर लें, आपको तमाम कॉर्नर्स एक जैसे फील होंगे। तो इस तरह से बेटा ये स्ट्रक्चर है, और कार्बन्स के सिग्मा बॉन्ड्स का फ्रेमवर्क है। इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर, दूसरा इधर, ये sp2 और sp2 के ओवरलैप से, ये वाला भी sp2 और sp2 के ओवरलैप से, और ये ऊपर एक हाइड्रोजन होगी यहां पे, और sp2 और हाइड्रोजन का 1s। इस तरह से ये बॉन्ड जैसे एक कार्बन का मैंने डिस्कस किया है, 6 की 6 कार्बन बेटा इसी अंदाज से एक दूसरे के साथ अटैच हैं। टोटल सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि इस कार्बन का बेटा देखें, इधर एक सिग्मा बॉन्ड आगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन के दरमियान है, और 6 सिग्मा बॉन्ड्स बेंजीन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान है। एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। आमतौर पे बेंजीन को लिखने का जो वे अडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन नजर नहीं आ रही होती, बच्चे समझते हैं शायद बेंजीन में सिर्फ 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मैंने कहा आपके एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि बेंजीन में टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और ये तमाम के तमाम बने कैसे हैं? sp2 कार्बन्स के यूज हुए हैं, दो जानब 2 कार्बन्स के साथ, उनके sp2 के साथ, और एक जानब हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो सिग्मा का फ्रेमवर्क है, इसको थोड़ा सा मैं इस अंदाज से बेटा अब आपके सामने शो करने जा रहा हूं। ये बेटा इसमें आपको कार्बन्स के जो बॉन्ड्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं, जरा जो सिग्मा का फ्रेमवर्क है वो भी, लेकिन उसके ऊपर आपको p ऑर्बिटल्स भी नजर आ रहे हैं कि हर कार्बन के ऊपर एक pz ऑर्बिटल, दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, चौथे, पांचवें और छठे के ऊपर, तो उनके ऊपर pz ऑर्बिटल्स भी मौजूद हैं, और हर pz के अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और आपको पता बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले तो एक पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। इस तरह से इनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। वो ऑर्बिटल बेटा ओवरऑल कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, वो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे भी एक इलेक्ट्रॉन का वो क्लाउड ऊपर नीचे मौजूद है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के बेटा जो क्लाउड हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं कह लें, वो 6 के 6 कार्बन्स के ऊपर मौजूद हैं, और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल 3 पाई बॉन्ड्स बना सकते। लेकिन ये पाई बॉन्ड्स बनेंगे कैसे, हम उनकी पॉसिबिलिटी की जरा बात करने जा रहे हैं अब।
लो बेटा, ये बेंजीन का जो कार्बन का चले सिर्फ फ्रेमवर्क बुक वाले ने क्योंकि बनाया, हाइड्रोजन वाला भी नहीं बनाया आपकी आसानी के लिए। तो ये 6 कार्बन हैं जिनका आपस में एक सिग्मा फ्रेमवर्क है। एक कार्बन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा है। 6 कार्बन और हर कार्बन के ऊपर pz ऑर्बिटल। जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है ये मौजूद है। और ये pz ऑर्बिटल कार्बन की जो प्लेन है, कार्बन की जो प्लेन है उससे अबव और उससे बिलो, इस अंदाज से आपको बेटा ऐसे नजर आएंगे। मैं दोबारा बेटा आप लोगों को दिखा दूं, इस बात को एक्सप्लेन कर दूं। इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कार्बन की जो प्लेन है ना, उसको मैंने थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दिया है, तो आपको बेटा कार्बन की वो प्लेन भी नजर आ रही है और उससे ऊपर और नीचे की जानब, उससे ऊपर और नीचे की जानब pz ऑर्बिटल भी नजर आ रहे हैं। तो हर ऑर्बिटल के एक एक लोब ऊपर है और एक एक लोब नीचे की जानब है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है बेसिकली ये। अब ये आपस में पाई बॉन्ड्स बनाते हैं जब, तो क्योंकि सब कार्बन के दरमियान एक जैसा डिस्टेंस है, तो ये p ऑर्बिटल में एक को सपोज करने जा रहा हूं, तो ये इधर पाई बॉन्ड बनाएगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर मिक्स होगा या इधर मिक्स होगा, इधर भी उतना ही डिस्टेंस है। तो इस थ्योरी में इन्होंने बेटा कहा क्योंकि हर जानब तमाम कार्बन का एक दूसरे से डिस्टेंस एक जैसा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके क्लाउड के साथ ऊपर से भी मिक्स होता है, इससे भी मिक्स होता है। ये टॉप से सारे एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। इसका क्लाउड टॉप से इधर भी मिक्स होता है और आगे भी मिक्स होता है, इसका पीछे भी मिक्स होता है, आगे भी, इसका पीछे भी और आगे भी। तो ये 6 के 6 के इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स ऊपर से भी मिक्सअप होते हैं और नीचे से भी। तमाम के दरमियान क्योंकि फासला एक जैसा है, इसलिए ये नहीं कि सिर्फ एक जानब पाई बॉन्ड बनेगा, एक जानब भी मिक्सअप होगा, दूसरी जानब भी मिक्सअप होगा, एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी, इस तरह से इधर भी और उसका भी नीचे वाली जो लोब है उसके साथ, नीचे वाली लोब के साथ, और इसका भी अगले के नीचे वाली लोब के साथ। तो इस तरह से ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये टॉप से भी एक दूसरे के साथ सारे एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को मिक्स कर लेते हैं और नीचे से भी मिक्स कर लेते हैं। और इस तरह से जो कार्बन की जो प्लेन बनती है हमारे पास, उस प्लेन से टॉप पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड लगातार कहने घूमना शुरू हो जाता है। सिर्फ ये नहीं कि 2 कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बना आगे गैप है या 2 के दरमियान पाई बॉन्ड बना आगे गैप है, नहीं, ये 6 के 6 के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की लगातार एक शीट बन जाती है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शीट। और नीचे भी बेटा एक लगातार शीट बन जाती है। मैं जरा नीचे को शो करने के लिए यहां पे थोड़ा सा इस चीज को बनाऊंगा, यहां आगे डॉटेड बना देता हूं थोड़ा सा, तो आप लोगों को पता हो कि ये कार्बन की जो प्लेन है, कार्बन की प्लेन है, उससे टॉप पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और उससे नीचे। तो नीचे शो करने के लिए मैं जरा इस अंदाज से मैंने उसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है ताकि आपको वो नीचे का कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हो कि कार्बन की प्लेन, उससे नीचे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, उससे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो जिसको आप इस अंदाज से भी समझ सकते हैं कि जो 6 कार्बन होते हैं लगातार उनके ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, फ्रंट पे भी उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर बनेगा, बैक पे भी, तो लगातार एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड 6 कार्बन के दरमियान बनता है। टोटल वो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आमतौर पे हम कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये पाई का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम कहते हैं कि एक बॉन्ड बनाते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। तो ये जो पाई का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये ऐसे नहीं होता कि इन 2 कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बन गया, अगलों के दरमियान नहीं, आगे बन गया ऐसे नहीं, आगे बन गया ऐसे नहीं। तो इस तरह से बेटा इस तरह अगर बॉन्ड बनेंगे ना कि इन 2 कार्बन के दरमियान सिर्फ पाई बॉन्ड मौजूद है, सिर्फ ऐसे मौजूद है, सिर्फ ऐसे, इस तरह के पाई बॉन्ड को बोलते हैं लोकेलाइज्ड, एक खास लोकेशन पे। लेकिन अगर वो पाई के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर को भी मूव कर सकते हैं, इधर को भी ऐसे, इधर भी मूव कर सकते हैं, आगे भी, इधर भी मूव कर सकते हैं, आगे भी, तमाम के तमाम 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स इवन पूरे रिंग के अंदर मूव कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे बेटा डीलोकेलाइज्ड। तो पाई के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है 6 इलेक्ट्रॉन्स का या 3 पाई बॉन्ड्स का, वो लोकेलाइज नहीं है, किसी एक जगह पे वो पाई बॉन्ड्स नहीं बनते, बल्कि 6 के 6 कार्बन के दरमियान वो 6 इलेक्ट्रॉन्स और टोटल 3 पाई बॉन्ड्स मूव करते रहते हैं। तो पाई का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हाईली डीलोकेलाइज्ड है। इस तरह से बेटा जब इलेक्ट्रॉन तमाम कार्बन के दरमियान पाई के एक जैसे घूम रहे हैं तो तमाम के तमाम कार्बन के दरमियान एक एक सिग्मा बॉन्ड तो था, जो पाई बॉन्ड्स हैं वो 6 कार्बन के दरमियान यकसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो तमाम कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो उनका स्टेटस यकसा होगा। जो चीज एक्सरेस के जरिए से साबित हुई थी वो इस एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी के जरिए से प्रूव कर दी गई है। लो बेटा अब हम बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टडीज की बेस पे
बेंजीन के मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को। बेंजीन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है। इस टॉपिक में हम कंपेयर करेंगे कि कैकुले ने हमें जो स्ट्रक्चर दिया है, आया कि वो बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, या कैकुले का स्ट्रक्चर और जो असल बेंजीन का जो भी स्ट्रक्चर है, जैसा भी है, उन दोनों की स्टेबिलिटी क्या एक जैसी है या दोनों में कोई डिफरेंस है। तो उसके लिए हम बात करेंगे बेटा, हमने एक्चुअल बेंजीन उसका रिएक्शन करवाना है, उसकी हाइड्रोजनेशन करवानी है, और साथ में जो कैकुले का स्ट्रक्चर है जिसको हम 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन भी कह सकते हैं। जो कैकुले का स्ट्रक्चर है उसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं। सपोज इनमें से एक 1 2 3 4 5 6, एक 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे और एक आगे 5 पे। जिधर से मर्जी काउंटिंग कर लें, यहां से कर लें 1 2 3 4 5, 1 पे 3 पे 5 पे। तो 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन। ये और असल बेंजीन दोनों की स्टेबिलिटी का कितना फर्क है, ये फर्क क्यों है, उसका आज के लेक्चर में माइनर सा जिक्र आएगा। वो नेक्स्ट लेक्चर रेजोनेंस मेथड में उसकी स्टेबिलिटी क्यों होती है वो ज्यादा डिटेल से डिस्कस की जाएगी। लेकिन फिलहाल आज के लेक्चर में, आज के टॉपिक में इन दोनों की स्टेबिलिटी का डिफरेंस आएगा ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टडीज। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हाइड्रोजनेशन क्या होती है और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें अपने पिछले टॉपिक्स को। हमने पढ़ा था कि अल्कीन जैसे इथीन है, इसके ऊपर अगर हाइड्रोजन ऐड हो, निकल, पैलाडियम, प्लैटिनम वगैरह कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये डबल बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी में चेंज आती है डेल्टा एच, वो होती है तकरीबन 120 किलो जॉल्स पर मोल। और इस हीट को हम बोलते हैं बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या मोलर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अच्छा, इसी तरह अगर अल्कीन्स में डबल बॉन्ड्स में कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जगह पे यहां सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे कार्बन्स मौजूद हो गए, और कार्बन्स के साथ जो मर्जी आगे लगा हो सकता है, जो मर्जी आगे लगा हो सकता है, तो इस तरह के अगर डबल बॉन्ड्स हो, मैं इसको बनाता हूं जरा, उनके ऊपर जब हाइड्रोजन ऐड करवाई जाती है, यानी पीछे कार्बन हो यहां पे और उन कार्बन के साथ जो मर्जी लगाओ, इस तरह के डबल बॉन्ड के ऊपर जब हाइड्रोजन ऐड होती है, तो जब ये सिंगल बॉन्ड में चेंज होता है, सिमिलरली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स, इस तरह की सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जब हाइड्रोजनेट होती हैं, तो बेटा उनमें जो हीट रिलीज होती है वो 120 से थोड़ा सा कम 119.5 किलो जॉल पर मोल हीट रिलीज होती है। तो ये भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ही कहलाएगी इस तरह के कंपाउंड्स के लिए जिनमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन हो और पीछे एक एक उनके साथ कार्बन हो। अब हम बढ़ते हैं बेटा बेंजीन और कैकुले के स्ट्रक्चर की जानब, लेकिन स्टेप वाइज आपको बुक वाले उन दोनों के कंपैरिजन की जानब लेके जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लोहेक्सीन की। ये एक कंपाउंड है, क्योंकि ये हमारे पास अवेलेबल है इसलिए इनकी हाइड्रोजनेशन करवाई गई, इसके ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन करवाया गया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। ये जो कंपाउंड है जिसका नाम मैंने आपको बताया साइक्लोहेक्सीन, साइकिल है, 6 कार्बन है और डबल बॉन्ड है। ये इस तरह का डबल बॉन्ड रखता है। मैं जरा डिटेल आपको चले ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं। कार्बन है, कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, यहां कार्बन है सिंगल बॉन्ड वाले, उनके साथ 2 हाइड्रोजन है, यहां पे कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, यहां पर कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन हैं, और ये कार्बन जो है इसके साथ भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं। ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सीन, जिसमें बाकी सारे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन, यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उनके साथ एक एक हाइड्रोजन और एक एक पीछे कार्बन उनके साथ अटैच है। इस तरह का डबल बॉन्ड है। इसके ऊपर जब रियल में बेटा हाइड्रोजन ऐड करवाई गई, तो आफ्टर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बन जाना है, ये डबल बॉन्ड ने सिंगल में चेंज हो जाना है, साइक्लोहेक्सेन बन जाती है। डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होकर क्या बन जाता है, साइक्लोहेक्सेन, जिसको इस तरह के मॉडल में हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं। और ये कॉर्नर्स का मतलब कार्बन है और हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन, अंडरस्टूड बात है। ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। और इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई
वो वाकई इतनी थी 119.5 किलो जॉल्स पर मोल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतनी रिलीज हुई। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर इस तरह के दो डबल बॉन्ड्स हो, इसमें आपने एक डबल एक सिंगल एक डबल एक सिंगल या एक डबल इधर भी लगा सकते थे, जहां मर्जी लगा दें। चले मैं आपको समझाने के लिए ऐसे भी बना सकता हूं इसको कि आप एक यहां डबल यहां सिंगल यहां डबल लगा दें। अब इसमें 1 2 3 1 पे और 3 पे दो डबल बॉन्ड्स हैं, या इधर से काउंट कर लें बेटा, डबल बॉन्ड्स वाले दोनों कार्बन्स को इंक्लूड करते हुए काउंटिंग करनी है 1 2 3। तो 1 और 3 पे दो डबल बॉन्ड है, इसका नाम है 1,3 साइक्लो हेक्सा डाइईन। इसमें बेटा दो डबल बॉन्ड्स हैं, दो हाइड्रोजन ऐड होंगी और दो हाइड्रोजन ऐड होके ये भी डबल बॉन्ड सिंगल में, ये भी सिंगल में, यानी इससे भी साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। इससे भी यही चीज बन गई। तो अब यहां अगर हम तवक्को लगाएं कि कितनी हीट खारिज होनी चाहिए, जिसको हम जो हमारी तवक्को होगी वो हम क्योंकि कैलकुलेट करेंगे, इसको देखते हुए इसको कैलकुलेटेड वैल्यू भी कह देंगे। तो हमारी तवक्को तो ये है कि 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन में जब दो हाइड्रोजन शामिल हों, एक डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन शामिल होती तो इतनी रिलीज होती है, जब दो डबल बॉन्ड्स में दो हाइड्रोजन शामिल होंगी तो 119.5 माइनस का डबल हीट रिलीज होनी चाहिए। तो जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, वो 239 किलो जॉल हीट रिलीज होनी चाहिए। ये हमारी थी तवक्को, और असल में ये हमारे पास इस किस्म का कंपाउंड रियल में भी अवेलेबल है। जब हम उसका रिएक्शन करवाते हैं तो असल में जितनी हीट रिलीज होती है वो होती है बेटा -231.5 किलो जॉल्स पर मोल, और दोनों में जो फर्क निकलता है वो बहुत माइनर्स है, यानी 7.5 किलो जॉल्स का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। यानी जितनी हमारी तवक्को थी तकरीबन उतनी ही एनर्जी रिलीज हो रही है। जो माइनर सा डिफरेंस है इसको हम कह देते हैं कि ये एक डबल एक सिंगल एक डबल, इस तरह के डबल बॉन्ड्स को, पाई बॉन्ड्स को कंजुगेटेड पाई बॉन्ड्स भी कहते हैं। कंजुगेटेड जो पाई बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड्स या कंजुगेटेड जो सिस्टम्स होते हैं वो थोड़े से स्टेबल होते हैं, इसलिए इतना इनकी स्टेबिलिटी का थोड़ा सा फर्क निकलता है, एनर्जी का फर्क निकलता है। ये स्टेबिलिटी या एनर्जी का फर्क जो मैंने लफ्ज बोला है, ये बात भी याद रखनी बेटा, जिस चीज की एनर्जी ज्यादा होगी जिस मॉलिक्यूल की, वो अनस्टेबल होता है, वो लेस स्टेबल होता है। अनस्टेबल कह लें या लेस स्टेबल कह लें। और जिस चीज की एनर्जी कम हो वो मोर स्टेबल होती है वो चीज। मैं ये वर्ड रहने देता हूं, चलें लेस स्टेबल और मोर स्टेबल के वर्ड हम रखते हैं। तो जिस चीज की एनर्जी ज्यादा वो चीज लेस स्टेबल होती है, और जिस चीज की एनर्जी कम हो वो मोर स्टेबल होती है। लो बेटा ये बातें हम आगे जाके इसको रिलेट करेंगे अपने टॉपिक के साथ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये फर्ज कर लें जो केकुले ने स्ट्रक्चर दिया है 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन, अगर वाकई बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा है तो उसमें 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड होने चाहिए, और उसको जो एनर्जी रिलीज करनी चाहिए साइक्लोहेक्सेन बनाने के दौरान वो 119.5 का 3 टाइम्स रिलीज करनी चाहिए। और ये यानी हमारी तवक्को या हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो बन जाती बेटा -358.5 किलो जॉल्स पर मोल। हम इतनी तवक्को करते हैं बेंजीन से कि वो इतनी एनर्जी रिलीज करेगी, और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड करवा के साइक्लोहेक्सेन बनाएगी। अब जो एक्चुअल बेंजीन है उसका जब ये रिएक्शन करवाया गया 3 हाइड्रोजन्स के साथ प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो देखा गया कि बनता तो उससे साइक्लोहेक्सेन ही है, लेकिन जो हीट रिलीज हो रही है, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, वो हमारी तवक्को से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत कम है। और वो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? वो सिर्फ रिलीज हो रही है 208 किलो जॉल्स पर मोल। इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें, फर्क देखें, तो वो फर्क आ रहा है 150.5 किलो जॉल्स पर मोल का डिफरेंस आ रहा है। इस फर्क को, ये जो इतना एनर्जी का डिफरेंस है, इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी।
रेजोनेंस क्या होता है, ये हमारा बेटा नेक्स्ट लेक्चर आएगा कि रेजोनेंस हम किसे कहते हैं। यही जो सारा कुछ हमने पढ़ा है, अगर हम इसको एक डायग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट करें, एनर्जी डायग्राम, जिसमें किसी की एनर्जी कम, किसी की ज्यादा, किसी की और ज्यादा, तो बेटा ये डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं। ये नीचे मैं रख लेता हूं बेटा साइक्लोहेक्सेन को, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करके ये बनती है बाकियों से, और सबसे बनना इसी ने है, साइक्लोहेक्सेन ने, साइक्लोहेक्सेन ने, साइक्लोहेक्सेन ने, साइक्लोहेक्सेन ने। तो साइक्लोहेक्सेन का हम एक पोटेंशियल एनर्जी का लेवल फिक्स कर लेते हैं, बाकियों ने एनर्जी रिलीज करके ये बनाना, एनर्जी रिलीज करके, तो बाकी इसका मतलब इससे हाई एनर्जी पे होंगे और वो एनर्जी रिलीज करके इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं साइक्लोहेक्सीन की। तो साइक्लोहेक्सीन 119 किलो जॉल एनर्जी रिलीज करती है। मैं उसका ये एनर्जी लेवल एक्सपोज कर लेता हूं कि ये उसका एनर्जी लेवल है, और ये जो डिफरेंस है इतना, ये 119.5 का है, -119.5 किलो जॉल्स का डिफरेंस है। तो साइक्लोहेक्सीन में जब हाइड्रोजन शामिल होती है, उसकी हाइड्रोजनेशन हम करवाते हैं, तो वो साइक्लोहेक्सेन बना देती है और इतनी एनर्जी रिलीज करती है। अब जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं वो डबल रिलीज करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सीन में जितना डिफरेंस है एनर्जी का, साइक्लोहेक्सेन और 2 डबल बॉन्ड्स वाला जो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन है, इन दोनों की एनर्जी में उससे डबल डिफरेंस होना चाहिए। तो जितना ये डिफरेंस है उससे डबल डिफरेंस का मतलब यह है, यहां ये एनर्जी लेवल होना चाहिए उसका 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन का, और उसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐड होकर तकरीबन डबल एनर्जी जो है वो रिलीज होनी चाहिए। यानी जो हमारी तवक्को थी वो -239 थी, और जो असल में रिलीज हो रही है वो -231.5, तो माइनर सा डिफरेंस। तो ये तकरीबन समझ लें, जितना साइक्लोहेक्सीन अनस्टेबल है तकरीबन उससे डबल अनस्टेबल है। यानी साइक्लोहेक्सेन का जो एनर्जी लेवल है, साइक्लोहेक्सीन उससे जितनी अनस्टेबल है, उससे जितनी ज्यादा एनर्जी पे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो 2 डबल बॉन्ड्स वाला उससे डबल अनस्टेबल होना चाहिए, डबल एनर्जी के लेवल पे होना चाहिए, इसलिए वो डबल तकरीबन एनर्जी रिलीज करके वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होती है। इस तरह जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं, जितनी ये एनर्जी रिलीज करती है उससे डबल ये, उससे ट्रिपल तकरीबन कैकुले वाले स्ट्रक्चर को रिलीज करनी चाहिए। तो कैकुले के स्ट्रक्चर के मुताबिक, या कैकुले का जो स्ट्रक्चर है इस लेवल पे, एनर्जी के इस लेवल पे होना चाहिए कि उसको -358.5 किलो जॉल एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, और ये उसका एनर्जी का लेवल होना चाहिए, ये कैकुले का स्ट्रक्चर। लेकिन रियल में जो एक्चुअल बेंजीन है वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रही है, वो रिलीज कर रही है सिर्फ 208। इसका मतलब वो साइक्लोहेक्सेन से सिर्फ 208 लेवल ऊपर होनी चाहिए। यानी ये 231 का ये लेवल है अगर, तो 208 वाले का लेवल तो उससे भी नीचे होना चाहिए। तो असल बेंजीन, एक्चुअल बेंजीन में 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के भी ऐड होते हैं, और वो जो एनर्जी रिलीज कर रही है वो सिर्फ कर रही है बेटा -208, इतनी एनर्जी रिलीज कर रही है, और रिलीज करके वो भी साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब जो एक्चुअल बेंजीन है और कैकुले का स्ट्रक्चर है, उनमें तो बहुत ज्यादा फर्क है, उनकी स्टेबिलिटी का, उनकी एनर्जी का। एक्चुअल बेंजीन कैकुले के स्ट्रक्चर से बहुत लो एनर्जी वाली है, इसलिए तो वो थोड़ी एनर्जी रिलीज करके साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो रही है, और कैकुले का जो स्ट्रक्चर है वो इस एक्चुअल बेंजीन से वो ज्यादा हाई एनर्जी लेवल पे, इसका मतलब वो अनस्टेबल होना चाहिए। मैंने शुरू में कहा था जिसकी एनर्जी ज्यादा वो लेस स्टेबल, और जिसकी एनर्जी कम वो मोर स्टेबल। तो कैकुले के स्ट्रक्चर की एनर्जी साइक्लोहेक्सेन से बहुत ज्यादा है, जबकि असल बेंजीन की जो एनर्जी है वो साइक्लोहेक्सेन से उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये ज्यादा एनर्जी पे, ये उसकी निस्बत लेस एनर्जी पे। असल हमारा कंपैरिजन इन दोनों का है, तो इसका मतलब कैकुले का स्ट्रक्चर जो है ये अनस्टेबल है, ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, और एक्चुअल बेंजीन जो वो क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। और वाकई आपको पता है कि एक्चुअल बेंजीन बहुत स्टेबल है, जिसका दूसरे लफ्जों में मतलब ये निकलता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो कैकुले ने प्रपोज किया है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। बहुत सारी बातें कैकुले के स्ट्रक्चर से, बहुत सारी प्रॉपर्टीज कैकुले के स्ट्रक्चर से बेंजीन की प्रूव हो रही थी जी। साइक्लिक है, हेक्सागोनल है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन ऐड होती हैं, 3 हैलोजन ऐड, वो सारी बातें एक्सप्लेन हो रही थी। लेकिन 3 हाइड्रोजन ऐड होने से जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए उतनी क्यों नहीं हो रही, तो ये बात बेटा कैकुले का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टडीज
बेंजीन की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करती हैं। और इन दोनों की एनर्जीज में जितना डिफरेंस है 358.5 और 208, ये डिफरेंस इनका जो एनर्जी का है ये होता है 150.5 किलो जॉल्स पर मोल। और इस डिफरेंस को हम कहते हैं बेटा रेजोनेंस एनर्जी। और असल बेंजीन का केकुले के स्ट्रक्चर से जो डिफरेंस आता है बेटा, वो उसके अंदर जो हाईली डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, वो जो घूमता फिरता रहता है, जो एक जगह पे नहीं टिकता, ये डीलोकलाइजेशन की वजह से उसके अंदर ये स्टेबिलिटी आती है। इसी बात को, स्टेबिलिटी के बात को हम नेक्स्ट टॉपिक में बेटा एक और अंदाज से समझेंगे, जिस मेथड का नाम होगा रेजोनेंस मेथड। वो तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। लेकिन फिलहाल अभी आज का जो हमारा लेक्चर है, एक बार मैं उसको समराइज कर दूं और उसके बाद आप लोगों को बेटा आज के लेक्चर से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ये समराइज या रिवाइज करने का थोड़ा सा मकसद ये होता है, समझाते हुए हम आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो समरी से आप लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि बस इतना सा टॉपिक है, वो बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें बातें नहीं है। तो इसलिए बेटा चलते हैं इसकी समरी की जानब। तो आज के लेक्चर में एक तो हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर की एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है, जो ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है, वहां से हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की, जिसमें हमने बात की कि बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है और एक कार्बन के दो कार्बन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो sp2 ओवरलैप से बनते हैं, और हर कार्बन का एक हाइड्रोजन से जो बॉन्ड है वो sp_s ओवरलैप से बनता है। और इस तरह से sp2 क्योंकि प्लेनर होते हैं, 6 के 6 कार्बन और हाइड्रोजन उनके साथ एक प्लेन में मिलते हैं। ये 12 के 12 एटम्स एक प्लेन में मौजूद होते हैं, और उस प्लेन से अबव और बिलो या ऊपर और नीचे वो कह लेंगे p ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक लगातार इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कार्बन की प्लेन से ऊपर भी और नीचे भी प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से 3 पाई बॉन्ड्स टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं, जो कि हाईली डीलोकलाइज्ड होते हैं कार्बन के ऊपर। दूसरे नंबर पे हमने बात की है बेंजीन के मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टडीज। इसमें हमने पढ़ा कि साइक्लोहेक्सीन में जब हाइड्रोजन ऐड होती है, वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होती है, तो 119.5 किलो जॉल एनर्जी रिलीज करके वो उसमें कन्वर्ट होती है। अब जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स हो, वो इससे डबल रिलीज उसको एनर्जी करनी चाहिए, यानी 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन को डबल एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, तकरीबन 239 किलो जॉल, और एक्चुअली भी तकरीबन उसके करीब करीब ही वो एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी 231.5। माइनर सा डिफरेंस है ड्यू टू कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। देन हमने पढ़ा कि अगर केकुले का स्ट्रक्चर 135 साइक्लोहेक्साट्राइन जैसा कि केकुले ने प्रपोज किया वैसा है, तो उसको बेटा ट्रिपल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करके साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होना चाहिए, जो कि होनी चाहिए थी 358.5, 119.5 का 3 टाइम्स। लेकिन रियल में बेंजीन जो एनर्जी रिलीज कर रही है वो 358 की बजाय सिर्फ 208 किलो जॉल एनर्जी रिलीज करके आफ्टर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन 3 ही ऐड होती हैं, वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होती है और सिर्फ 208 किलो जॉल एनर्जी रिलीज कर रही है। तो एक्चुअल बेंजीन ज्यादा स्टेबल है, केकुले का स्ट्रक्चर उसकी निस्बत अनस्टेबल या लेस स्टेबल है, और दोनों की स्टेबिलिटी और एनर्जी में जितना डिफरेंस है वो 150.5 किलो जॉल्स का है, और उस डिफरेंस को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। लो बेटा अब हम बात करते हैं बेटा आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इसमें एक तो बेटा ये जो क्वेश्चन है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, या बेंजीन का स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच भी कह सकते हैं आपको। दूसरे नंबर पे हमने बात की बेटा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टडीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है, एमसीक्यूज मौजूद हैं, जैसे साइक्लोहेक्सीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी है, ठीक है। इसी तरह से बेटा जो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है। इसी तरह से केकुले का जो स्ट्रक्चर है, ये 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, उसकी कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड एनर्जी की वैल्यू कितनी है, और उसके साथ साथ एक्चुअल बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू क्या है, दोनों का डिफरेंस कितना है, इस डिफरेंस का नाम क्या है, रेजोनेंस एनर्जी। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो अनस्टेबल है, जिसकी एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।